तो चलिए, तो आज इसको बढ़िया से पढ़ाएंगे। वैसे पिछले क्लास में भी पढ़ा चुके हैं आपको, नहीं? तो इटली पढ़ा चुके थे। इटली क्या है? एक देश है। कहाँ का? यूरोप महादेश का एक देश का नाम है क्या? इटली। और जर्मनी भी क्या है? एक देश है यूरोप महादेश का। और ये दोनों बिखरा हुआ था, कई टुकड़ों में बटा हुआ था, और उस टुकड़ों पर कई देश अधिकार किया हुआ था। लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा भाग पर कौन अधिकार किया हुआ था? ऑस्ट्रिया और फ्रांस। ऑस्ट्रिया और फ्रांस किया हुआ था। तो अब आइए कि इटली और जर्मनी की एकीकरण, एकीकरण मतलब एक होने में इसका क्या भूमिका रहेगा? ये सहयोग करेगा कि विरोध करेगा? सहयोग करेगा। क्यों? ये विरोध करेगा। क्यों विरोध करेगा? क्योंकि इसको मालूम है कि जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा, अर्थात इटली जर्मनी जो बिखरा हुआ है वो जब एक हो जाएगा, तो हमको वहां से भागना पड़ेगा। इसलिए ये चाहता है कि हर वक्त ये बिखरा हुआ रहे, ताकि हम उस पर शासन अपना जारी रखें, लंबे समय तक शासन कर सकें। तो आप सही बोले कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का जो भूमिका था वो विरोध करने वाला भूमिका था। वो ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी को बिखरा हुआ रहना चाहता था, ताकि हम अधिक दिनों तक शासन कर सकें। एक शब्द में हो गया क्या भूमिका था? तो विरोधात्मक भूमिका था, या विरोध करने वाला भूमिका था, या सहयोग उसमें नहीं दे रहा था। वो चाह रहा था दिल से कि इसका एकीकरण नहीं हो। तो ये वो करता है तो छोटका छोटका क्वेश्चन में पूछता है। तो आप लोग भी नोट कर लीजिए, क्योंकि पिछले क्लास में भी कुछ ना कुछ तो बतेबे किए हम, और आज भी समय खराब हो रहा है। तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर अगला पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक बताएंगे आपको। लिखिए, देखिए, इटली एवं जर्मनी, इटली एवं जर्मनी, इटली एवं जर्मनी यूरोप महादेश के एक देश का नाम है। यूरोप महादेश के एक देश है। इटली एवं जर्मनी यूरोप महादेश के एक देश हैं, जो 20वीं शताब्दी से पहले 20वीं शताब्दी से पहले कई टुकड़ों में बटा हुआ था। 20वीं शताब्दी से पहले कई टुकड़ों में बटा हुआ था। कई टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसके अधिकांश भाग पर ऑस्ट्रिया का शासन था। जिसके अधिकांश भाग पर ऑस्ट्रिया का शासन था। अतः ऑस्ट्रिया इसे बिखरा हुआ रखना चाहता था। ऑस्ट्रिया इसे बिखरा हुआ रखना चाहता था। बिखरा हुआ रखना चाहता था, ताकि अधिक समय तक शासन कर सके। ताकि अधिक समय तक। पैराग्राफ तो चेंज नहीं करवाया, आप पैराग्राफ चेंज कर दिए। हम कहेंगे तब नहीं बताएंगे आपको पैराग्राफ चेंज का मतलब क्या होता है।
ताकि अधिक समय तक शासन कर सके। अब पैराग्राफ चेंज कीजिए, अब ऐसे लिखिए उपर्युक्त। उपर्युक्त मतलब ऊपर जो वर्णन किए उसके आधार पर। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि, हाँ बीच से पैराग्राफ चेंज मतलब बीच से, हाँ उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि, उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधा उत्पन्न करते थे। बाधा उत्पन्न करते थे, बाधा उत्पन्न करते थे। तो हो गया ये, समझ गए, लिख भी लिए। अगला पॉइंट बताइए, तो अगला पॉइंट क्या है आपका, बताइए किसका? मैटरनिक युग नहीं हुआ है, नहीं बता दें? चलिए यहीं पर बता देते हैं। उसके बाद एक और करार आ गया, मैटरनिक युग। चलिए लिख लीजिए तो, मैटरनिक युग। मैटरनिक युग, चलिए कोई बात नहीं, बीच में लिखिए ना, अब ये तुरंत समझा देंगे। मैटरनिक युग लिख लिए। पेन एक बार नीचे रखिए, बिल्कुल बोर्ड तरफ ध्यान दीजिए, एक बार सुनिए मेरे बात को ध्यान पूर्वक। सुनो बाबू रे, मैटरनिक युग। सबसे पहले ये मैटरनिक कहाँ के रहने वाले थे? भूल गए? ऑस्ट्रिया। कहाँ के? ये ऑस्ट्रिया का क्या थे? चांसलर थे। ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। और आपको मालूम होगा ये चाहते थे पूरे यूरोप महादेश का हीरो बने, लेकिन इसी के सामने में हीरो कौन बन गया था? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन बन गया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट इसके सामने में यूरोप का हीरो लगभग बन गया था, जो फ्रांस के शासक 1840 में बना था और पूरे यूरोप में तहलका मचाया हुआ था। लेकिन इच्छा था इसका कि मैं तहलका मचाऊं। तो नेपोलियन बोनापार्ट के प्रभाव को कम करने के लिए, उसे नीचे धकेलने के लिए और अपने आप को ऊपर उठने के लिए, एक याद होगा आप लोग को, हम बताए थे कि 1815 ईस्वी, नहीं 1815 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ? वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन हुआ था। कहाँ? वहीं फ्रांस में, वियना में। अर्थात ये वियना क्या है वो बता दें हम। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कहाँ? किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन है? वियना। यहीं पर सम्मेलन हुआ था। किसके नेतृत्व में? मेटरनिक के नेतृत्व में। और उस सम्मेलन में रूस, बताए थे, इंग्लैंड और प्रसा, जर्मनी के नहीं, वो सब आए थे और सब मिलकर एक प्लान बनाया था। किसको नीचे दिखाने के लिए? नेपोलियन बोनापार्ट। और जिसमें सक्सेस हो गया था, अर्थात नेपोलियन बोनापार्ट को नीचा दिखा दिया था। और नेपोलियन बोनापार्ट एक तरह से 21 में मर भी गया था, उसको तुरंत पकड़ के जेल तेल में बंद कर दिया गया था, तो वो खत्म हो गया था। तो 1815 ईस्वी से लेकर और 1848 ईस्वी, 1848 ईस्वी तक, हम फ्रांस कहिए कि यूरोप महादेश में कहिए, यूरोप महादेश के राजनीतिक में इसका बोलबाला रहा। किसका?
मेटरनिक का। जैसे ही नेपोलियन अपना पार्ट हटा तो मेटरनिक का बोलबाला शुरू हो गया और 1815 से 1848 ईस्वी तक रहा। इसी बीच के समय अवधि को क्या कहा गया? युग मतलब होता है एक लंबा समय अवधि। वैसे हम लोग गाँव घर में देखेंगे तो युग मतलब कहता है 100 वर्ष, लेकिन लंबा समय अवधि को क्या कहते हैं? युग कहते हैं। तो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी के बीच के समय को यूरोप के इतिहास में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय अवधि में यूरोप में मेटरनिक का बोलबाला था। कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए आज। चलिए नोट कीजिए। तो देखिए, यूरोप महादेश के इतिहास में, यूरोप महादेश के इतिहास में, यूरोप महादेश के इतिहास में 1815 से 1848 हैफेन देखिए, 1815 हैफेन 1848, 1815 से 1848, 1848 के बीच के समय अवधि को, 1815 से 1848 ईस्वी के बीच के समय अवधि को, बीच के समय अवधि को मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक युग कहा जाता है क्योंकि 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 इस समय अवधि में, इस समय अवधि में मेटरनिक का, क्योंकि इस समय अवधि में मेटरनिक का, मेटरनिक का यूरोप महादेश में, मेटरनिक का यूरोप महादेश में बोलबाला, बोलबाला उपस्थित था। बोलबाला उपस्थित था। हो गया? अच्छा, मैं आप लोग से एक फीडबैक ले लूँ। आपने 2 ही पॉइंट पढ़ा, क्या दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत है? कहीं किसी समझने लिखने किसी में नहीं है तो माय डियर कल से और लंबा चलेगा। आज आप 2 पॉइंट पढ़े तो टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, उस बैच में भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।